गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज सुबह की आगाज़ हमने सोचा कि आपको अच्छी खबर देकर किया जाए। अमूमन जो अच्छी न्यूज़ सुनाने को नहीं मिलती है हमारे व्यूवर्स को, बट हमारी मजबूरी होती है जो भी खबर हो, अच्छी हो या बुरी, आपसे शेयर करें। फाइनली आपके मुंह से भी सुबह सुबह हम अच्छी खबर सुनेंगे, वरना हर प्रोग्राम के आगाज मेरे मुंह से मेरा बस चले, मैं तो हर खबर अच्छी चलाऊँ ना, हर खबर अच्छी सुनाऊँ। लेकिन होता यह है कि जो आपके सामने हालात हैं, फिर सच भी तो दिखाना होता है और सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन आज की सुबह की अच्छी खबर यह है कि मईशत के हवाले से जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी, डॉलर्स मिल गए। एग्जैक्टली वो बातें खत्म हुई हैं और अब IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स का कर्ज मंजूर कर लिया है। इस कर्ज से इसका फायदा ये होगा, ये जो हमारी अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में जो अदम तवाजुन था ना, जो हमारी हिचकोले खाती मईशत थी, ये कम से कम अब संभलेगी। और इसके बाद तवक्को की जा रही है कि महंगाई थोड़ी बहुत कम होगी। थोड़ी बहुत नहीं, इस फर्क तो पड़ेगा, लेकिन 3 अरब पूरे नहीं हमें मिलेंगे, डिवाइडेड मिलेंगे। अभी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की हमें किस्त अदा की जाएगी। फिर जनवरी या फरवरी में जाके जो बाकी की रकम है वो फिर 1.2 या 1.8 बिलियन डॉलर जो बनते हैं वो हमें अदा किए जाएंगे। तो यकमुश्त हमें ये 3 अरब डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट मच दैट एक्साइटिंग न्यूज़, बिकॉज आप देखो कि हमें इवेंचुअली ये कर्ज मिला है और ये कर्ज हमें अदा करना है। किन शराइत पे मिला है हमें ये भी नहीं पता है। अच्छा, तो इस लिहाज से अच्छी है जो बज़ाहिर जो इस वक्त की वक्ती सूरत हाल है, उसको सामने लगकर तो कम से कम जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और जो जिसके खतरात और खदशात थे, कम से कम वो टले हैं। और आपको याद होगा कि जब इससे पहले कर्ज की मंजूरी दी गई थी IMF की जानिब से, तो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो कहाँ चली गई थी? मस्बत रुझान मार्केट में देखने को मिला था। की प्राइस कम हो गई थी ओपन मार्केट में भी और वैसे भी। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइंद खबर है। और ऑटोमेटिकली जब डॉलर्स नीचे आएंगे तो फिर हमारे जो बैठे बिठाए बैरूनी कर्ज़ों में जो अदायगियां हैं उनमें इजाफा हो जाता है। डॉलर्स की जैसे ही कीमत बढ़ती है हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी की वजह से हमारी इकॉनमी भी डिस्टर्ब होती है। अल्लाह करे अब इस किस्त को जो हमें मिली है उसको सही जगह पर हम इन्वेस्ट करें, सही जगह पर इन्वेस्ट करें। और अल्लाह करे ये जो तमाम से जो हम आपको अच्छी खबरें सुना रहे हैं, इनका फ़ायदा जो है ना एक आम आदमी को, एक लेमैन को भी हो, ताकि पता तो चले ना। हम खुशियां तो मनाते हैं और चीज़ें होती हैं, बट जब तक इसके समारात, इसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आम आदमी वही तंदूर पर जाके 30 की रोटी मिलेगी, वही उसको आटा महंगा मिलेगा, चीनी महंगी मिलेगी, तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट खुशगुमानी तो की जा सकती है और उम्मीद भी है कि कम से कम मईशत के हवाले से हमें आइंदा मुस्तकबिल में अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। मुझे तो बस आप पे खुशी है कि आपने सुबह सुबह हमारे नाज़रीन को अच्छी खबर सुनाई। मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा, मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और आगे है जी बड़ी खिफ़त का सामना करना पड़ा है, हमें जग हसाई हो रही है। हुआ कुछ यूँ है, क्रिकेट के हवाले से कल हमने आपसे ये खबर शेयर भी की थी कि साइड लाइन में मुलाकात हुई है सेक्रेटरी जो हैं उसके जेशा BCCI के और PCB के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, इन दोनों की जो है वो मुलाकात हुई। बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई और उन्होंने मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान ने, ज़का अशरफ ने उन्हें कहा आप आएँ, ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि आप भूलेंगे नहीं। बड़ी अच्छी बातें हुई। फिर दावत दी गई जो कि दावत कबूल कर ली गई। चेयरमैन PCB को कहा गया कि आप वर्ल्ड कप देखने के लिए वहां पर आए और जेशा को भी दावत दी गई कि वो पाकिस्तान में आए। और वो बड़ी खुशगवार, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि बर्फ पिघल गई है, अब शायद एशिया कप के लिए जो है वो वापस इंडियन टीम आ जाएगी और हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहां जाएंगे। लेकिन सुबह उठते उठते क्या रंग बदले हैं सबने। और जब भारतीय मीडिया ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो जेशा पाकिस्तान आ रहे हैं, ना ही एशिया कप के लिए पाकिस्तान भारत जाएगा। भारत पाकिस्तान आएगा एशिया कप के लिए, वही ना, भारत ना तो पाकिस्तान आएगा। तो इसने हमारी जितनी भी खुशफहमियां थी ना, जितनी भी हमारी उम्मीदें थी, उस पर पानी फेर दिया। अब दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं ना, या तो एक चीज़ ये है कि या फिर हम लोग खुद फरेबी का शिकार रखना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, एक दूसरे के कानों को चाहते हैं, या फिर हो सकता है उस वक्त ये बात की हो ज़का अशरफ साहब। और आपको पता है जब भी बैठते हैं अच्छी बातें ही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये लग भी नहीं रहा था जब ये कहा था कि भारत पाकिस्तान आएगा, इतना आसान नहीं था। उन्होंने कह दिया है कि वही 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बाकी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। एब्सोल्युटली वही सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग फवाद, मुझे ये बताइए कि सुबह ही सुबह
आपने तमाम पाकिस्तानियों के दिल तोड़ देने हैं ये कहकर कि भारतीय टीम ना पाकिस्तान आएगी। अब ये बता दें, हम तैयार हैं फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहाँ जाने के लिए? देखिए, बात सारी ये फिजा कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान किया। हम लोग असल में जो जल्दी की दौड़ में लगे हुए हैं ना, हम कंफर्म नहीं करते चीज़ों को। खबर ये होनी चाहिए थी कि वो भारत जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठना नहीं चाह रहा था, वो बैठा और उसने 1 घंटे बात की और उसे तस्वीर भी खिंचवानी पड़ी। ये खबर होनी चाहिए थी। उससे पहले कोई कंफर्मेशन जब तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आती, दूसरी तरफ से नहीं आती, हम जल्दी में सब कुछ कर बैठते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा कसूर है कि हमने जल्दी में बगैर किसी कंफर्मेशन के उनकी मुलाकात भी करा दी, दावत भी दे दी और सब कुछ ही निबेड़ दिया। बुला लिया। तो ये इसमें जो हमारा जो भी मजाक उड़ा है या उड़ रहा है, उसके जिम्मेदार हम काफी हद तक मीडिया है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है कि जब ये बातें इतनी आगे चली गई थी तो उन्हें किसी न किसी तरह से बताना चाहिए था कि नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी चीज कंफर्म नहीं है, तो प्लीज इतना आगे ना बढ़ जाएं। तो ये दोनों तरफ से फवाद साहब, लेकिन आप ये देखिए कि रात को 12 बजे पीसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज अपने ही जो मखसूस रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए फैलाई जाती है। तो अगर पीसीबी की तरफ से कोई खबर आ रही है तो ऑब्वियसली दैट इज कंफर्म ना। देखिए, अगर मैं कोई खबर फैला रहा हूँ तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उसे कंफर्म करें। आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कंफर्म करें या कहीं और से कंफर्म करें। एक आदमी अगर खबर देगा तो हम क्या चला देंगे? ऐसे नहीं होता। और पहले भी ऐसा हो चुका है कि कितनी चीजें आई, मुख्तलिफ लोगों को भेजी गई और फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर एक तरफ से खबर भेजी भी जा रही है तो उसको कंफर्म किया जाए, ये हमारा भी काम है। और इस तरह से मजाक ही आपका उठता है। जहाँ तक इस चीज की बात है तो एक चीज तो बहुत मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि जय शाह को ज़का अशरफ से बात करनी पड़ी, उन्हें तस्वीर खिंचानी पड़ी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि भाई, जब तस्वीर खिंचा रहे हो या तो खिंचवाओ, नहीं तो एक नाराज रिश्तेदार की तरह जो शादी में शरीक होता है ना खिंचाए, थोड़ा सा मुस्कुरा। जब आप किसी से मिलते हैं तो एक बेसिक कर्टेसी, एक तमीज होती है, वरना ना मिले आप तस्वीर भी खिंचवाना चाह रहे हैं और अपने लोगों को मैसेज भी देना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई गन पॉइंट पे कोई तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो जब आप मिल रहे हैं तो फिर अच्छे से मिले, नहीं मिलना है तो फिर ना मिले। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, अब ये जो तमाम तर मामला हुआ है, जो हमारी जग हसाई हुई है, जैसे पहले हमने खबरें शेयर की और उसके बाद जिस तरह इनकार किया भारत ने, अब आपको क्या लगता है तलखी में मज़ीद इजाफा होगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे? पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा तो सही, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है 1 या 2% भी इम्कानात इस बात के हैं कि पाकिस्तान भारत जाने से ही इनकार कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान भारत ना जाए, ऐसा नजर नहीं आ रहा। और जब तक बहुत ज्यादा वक्त है अक्टूबर तक, मेरे ख्याल से जो हमारे क्रिकेट के जो ताल्लुकात हैं उनका काफी हद तक ताल्लुक सियासी हालात से होता है। और हमारी माशी सूरत हाल भी जब बेहतर हो रही है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे, उससे ऑब्वियसली सियासी हालात में भी फर्क पड़ेगा। दुनिया में जो भी चेंजेस आ रही हैं, तो जिस तरह से सियासी हालात थोड़े से बेहतर होंगे और सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि आपके क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमने सियासत और क्रिकेट को साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के मामले में देखा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके थोड़े से भी सियासी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप में आप जाएंगे भी, और आपको इंडिया की तरफ से भी नजर आएगा कि जो हम देखने वाले शौकीन लोग जाना चाहते हैं उनको वीजा भी दिया जाएगा। तो हो सकता है कि बेहतरी आए, क्योंकि जब माशी हालात बेहतर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सियासी हालात भी बेहतर होंगे। ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है। फवाद साहब, बाबर आजम की रैंकिंग दोबारा से वो नीचे चले गए थे, लेकिन अब टॉप 3 में आ गए हैं, कम बैक करी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी चुके हैं कि कहीं पर भी मैच करवा ले, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर चाहे इंडियन ग्राउंड्स में, पाकिस्तानी टीम प्रॉपर तैयार है। हम लोग उससे पहले तो एक सियासत कर रहे हैं ना कि पता नहीं हमारी टीम जाती है नहीं जाती है, बट इवेंचुअली हमें ग्राउंड में तो उतरना पड़ेगा ना। तो पिचेस कैसी तैयार की जाएंगी, हमारी टीम क्या उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है? देखिए, यहाँ सब कॉन्टिनेंट पे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो मिलती जुलती सूरत हाल रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई पिच का जहाँ तक ताल्लुक है फर्क होगा। हम कितने सालों से इंडिया में पाकिस्तान खेलता रहा है, बीच में वक्फा बड़ा आ गया,
लेकिन मिलती जुलती विकेट्स होती हैं। जब श्रीलंका चले जाएं थोड़ा बहुत फर्क होता है, कहीं स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही होती है। ओवरऑल जो है वो विकेट जो है वो मिलती जुलती है, तो ऐसे जितने ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे और पाकिस्तान टीम को अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, हमने हमेशा से देखा है कि वर्ल्ड कप हो ख़ास तौर पे हमारी टीम जो है ना एक ख़ास प्रेशर में रहती है और हमें अक्सर इसका मुजाहरा देखने को भी मिलता है। अब भारत के अंदर मैच है और जिस तरह अहमदाबाद, वहाँ का क्राउड, वहाँ की हर चीज़ आपके सामने है, तो कितना असाब शिकन मरहला होगा पाकिस्तानी टीम के लिए। अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करेगी हमारी टीम, और आप समझते हैं कि इस पर भी कुछ, जहाँ पर मैदान में उतरने के तकाजे हैं, इस पर भी हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को यानी कि प्रेशर से बाहर लाकर खेल सकें। देखिए, प्रेशर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, फेवरेट तो इंडिया होगा। प्रेशर मेरी नजर में इंडिया पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया आपसे हार भी चुका है अभी रिसेंटली। यस, एब्सोल्युटली। अगर वो हारता है तो आप तसव्वुर करें कि वहां उस टीम के साथ क्या होगा और आने वाले मैचेस में इंडिया पे कितना प्रेशर बढ़ जाएगा। आप पे तो होगा, लेकिन इंडिया पे आपसे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पर जो लोग देखने आ रहे हैं उनमें से कोई 1% भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचेगा भी और चाहेगा भी कि इंडिया हारे। और अगर इंडिया वहां से हारता है तो आप सोचिए कितना आपको फायदा होगा और इंडिया को कितना नुकसान होगा। तो मुझे लगता है प्रेशर इंडिया पे ज्यादा होगा। और जहां तक इस टीम की बात करूं मैं आप लोगों से, वो ये है कि आप अगर 75 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को निकाले ना, मुझे नहीं इतने ऐसे लड़के नजर आए। हमने भी कैंप में भी देखा जिस तरह से लोगों से पूरी टीम का रवैया था, और एक दूसरे को जिस तरह बैक करते हैं, एक दूसरे को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। हम बात कर रहे थे रिजवान और बाबर की कि जी हज पे गए हैं, ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन जहाँ सरफराज की जरूरत थी तो बाबर ने कहा कि जी सरफराज हमारा पहला विकेट कीपर है, वही खेलेगा। तो एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। जो इनसिक्योरिटीज होती थी क्रिकेट में, एक दूसरे के से जो एक तरह से नाराजगी रहती थी, वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि अब क्रिकेट में इतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लग गई, तो वो खौफ नहीं है प्लेयर्स में कि मेरी जगह कौन ले लेगा। अगर कोई जगह ले भी लेगा तो पाकिस्तान से बाहर भी आपका रोजगार या आपकी आमदनी के जरिए मौजूद है, तो उसकी वजह से वो खौफ चला गया और आप में जो टीम वर्क है वो बेहतर हो गई। लेकिन फवाद साहब, ये जो अचानक अखाड़ पछाड़ होता है, नजम सेठी साहब थे, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, तो फिर बिल्कुल ही जो भी नया चेयरमैन आता है वो अपनी लेगेसी को लेकर आगे चलता है, तो ये जो चीज़ें हैं, फिर अचानक तब्दीलियां जो हैं, ये टीम की कारकर्दगी पर कितना असरअंदाज होती हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट तो होती हैं? देखिए, जो 11 प्लेयर होते हैं ना, जिन्हें खेलना ही खेलना है, वो तो चाहे नजम सेठी साहब आ जाए, ज़का अशरफ साहब आ जाए, कोई और आ जाए, उन्हें तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चेयरमैन जीतना चाहता है। जो चेंजेस होंगी वो 1-2 प्लेयर में होंगी जो 13वें, 14वें, 15वें नंबर के, जिनकी जगह कोई भी दूसरा आ जाए तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो टीम काफी हद तक दोनों के जमाने में एक ही रहनी है, क्योंकि जीतना हर आदमी चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पाकिस्तान में अभी की बात नहीं है, तो चलता चला आ रहा है कि हर 6 महीने 2 साल बाद एक चेयरमैन चेंज हो रहा है, तो प्लेयर्स भी इसके आदी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर ये कभी कभार या एक आध बार हुआ होता तो जरूर इससे इम्पैक्ट पड़ता, बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए। टीम ऑब्वियसली बड़ा अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि ज़का अशरफ साहब, उन्होंने तो कहा है कि हाइब्रिड मॉडल को हम नहीं मानते, मैं इस पर बात करूंगा, और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, और वो ये हाइब्रिड मॉडल जो था वो नजम सेठी का था। अभी आपको क्या लगता है कि मैचेस इसी पैटर्न पर होंगे, क्योंकि स्केड्यूल तो अनाउंस कर दिया गया है एशियन बोर्ड की जानिब से, या फिर ज़का अशरफ को इसमें थोड़ा मज़ीद तड़का लगाएंगे? नहीं, देखिए जी, मेरे ख्याल से जो बात ऑलरेडी तय हो गई उसी के मॉडल के तहत एशिया कप होने जा रहा है। दूसरा, हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हम अगर कुर्सी संभालते हैं तो गए हुए आदमी ने जो भी बात की होती है वो बेसिकली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होती है, तो उसको बाहर आके उसके बारे में बात करना ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। अगर सेठी साहब थे और ज़का साहब आए, तो जो सेठी साहब ने बात की है वो उन्हें ओन करनी चाहिए। भले वो अंदरूना खाना जहाँ भी बोर्ड मीटिंग हो उस पर जरूर बात कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं था फैसला। हमारी बदकिस्मती ये कि हमारा जो बंदा पीछे चला जाता है और नया आता है, वो पिछले जाने वाले की चीजों को ओन नहीं करता। ऐसा होता है, आपको ओन करना पड़ता है। इंटरनली आप जो बात कर सकते हैं करें। तो ये हमें भी सीखना चाहिए कि किसी भी इदारे में अगर आप बड़ी कुर्सी संभालते हैं तो आपको पिछली किए हुए वादे जहां जहां किए जाते हैं उनको आपने ओन करना होता है, और इंटरनली आप जरूर उस पर बात करने की क्या चीज गलत थी या क्या सही थी।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर मैं जितना अच्छा मशवरा है, अगर हमारे पॉलिटिशियंस भी ये मशवरा मान ले कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है उनके किए हुए वादों को भी ऑन करना है, तो फिर क्या ही मतलब मज़ा ही है ना। मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन ये होता है जो चेयरमैन पीसीबी कोई भी हो, कोई भी सियासतदान हो, जब वो अपने ओहदे पर नहीं होते ना, तो उनके मशवरे, उनकी चीज़ें देखने वाली होती हैं जी। उनकी बातें क्या फूलों भरी, कानों में रस खोलने वाली बातें होती हैं। पता नहीं क्या इस कुर्सी में रखा है, जैसे ही वो अपनी सीट पर आते हैं तो उसके बाद वही बातें जिनके वो दावे कर रहे होते हैं, जिनके बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हीं की नफी कर रहे होते हैं। अच्छा लगे हाथ। लेकिन जाते जाते बाबर आजम का भी तस्करा करते जाएंगे, जिन्होंने एक दफ़ा फिर से तीसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया है और तीसरे नंबर पर आए हैं। नहीं, बाबर आजम आपको पता है कि वर्ल्ड के वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं जो कि 1000 दिन से ज़्यादा आईसीसी की टॉप रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। फिर थोड़े कुछ वो नीचे डाउन हो गए थे, बट स्टिल विद 262 रेटिंग पॉइंट्स वो दोबारा से तीसरी पोजीशन पर चले गए हैं। और आगे वर्ल्ड कप में तो फिर शानदार किस्म का जब ये खेल पेश करेंगे तो गो बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। लेकिन बाबर आजम के हिस्से में क्रेडिट्स और वेल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं जो उन्होंने अपने नाम किए हैं। दुनिया उनकी इस बात की मोहतरिफ है कि बाबर आजम ने अपनी ना सिर्फ कप्तानी में अपने आप को मनवाया है, अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है, और उसके साथ साथ अपनी बैटिंग में भी। वरना अमूमन ये है कि जब आप कैप्टेंसी में होते हैं तो आपकी जो ज़ाती कारकर्दगी होती है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, मुतासिर होती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर चलना बहुत अच्छा तो ये कोई आसान बात नहीं और फिर रिजवान का उन्हें बड़ा अच्छा साथ रहा है। जो कि स्टीव स्मिथ है वो है जी 855 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर, और लबुशेन है 849 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर ऑलरेडी वो थे। और अब देखना है कि बाबर आजम जो आगे श्रीलंका में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर परफॉर्म किया और अपनी ये जो नशिस्त है इसको बरकरार रखते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन में जा सकते हैं, बैक टू द फर्स्ट अगेन, क्योंकि बाबर आजम किंग उन्हें कहा जाता है, किंग बाबर आजम, नो डाउट। अब नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, साथ जो उस्ताद होता है वो किसी भी कौम का मोहसिन होता है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो साथीज़ा होते हैं उनको कितनी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह हर गंगा ही उल्टी बहती है। और हमारे ये जो मोहसिन हैं, ये जो असातिज़ा हैं, ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से सड़कों पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हो, कराची हो, आज़ाद कश्मीर हो, लाहौर हो, पूरे मुल्क में जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सरकारी असातिज़ा हैं, वो अपने तनख्वाहों में इजाफे और अपने मुतालिबात के हक़ में सड़कों पर मौजूद हैं। अब 4 रोज़ हो चुके हैं, वो लोग सड़कों पर मौजूद हैं, अपनी मदद आपके तहत खाना वगैरह भी खुद कर रहे हैं, खाना पकाना भी खुद कर रहे हैं। हुकूमत उनकी बात तो नहीं सुन रही, लेकिन आप ये देखें, उल्टा अपने मुतालिबात के हक़ के लिए वो लोग निकले हैं। पुलिस उनकी बात सुनने की बजाय गिरफ्तारियां कर रही है, तशद्दुद उन पे हो रहा है। ये ज़रा फुटेज मुलाहिजा करें, हमारे मुल्क पाकिस्तान के ज़रा मनाजिर दिखाएं। ये सिंध के असातिज़ा हैं और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। आप देखिए, लेडीज़ को भी वो स्टिक्स मार रहे हैं। ये मुल्क भर से असातिज़ा, आज़ाद कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में, ये तमाम लोग सड़कों पर निकले हैं। आप ये देखें कि इन्हीं असातिज़ा ने आपके बच्चों को आइंदा आने वाले मुस्तकबिल को तैयार करना है, इन्होंने पढ़ाना है। मौला अली का कौल है, जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया, वो मेरा उस्ताद है, उसने मुझे गुलाम बना लिया। तो यहाँ पर इन लोगों को जो कि पूरी कौम के बच्चों को जुर्म सिर्फ ये है कि ये जो इन पर लाठी चार्ज हो रहा है, इन्होंने कोई जराइम तो नहीं किए। इनका जुर्म सिर्फ ये है कि ये लोग अपने मुतालिबात के हक़ के लिए सड़कों पर तनख्वाहों में इजाफे के लिए हम लोग हैं, इनके मुतालिबात हैं और बड़े वैलिड मुतालिबात हैं। आप ये देखें ना कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हमारे यहाँ तो साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तो वैसे ही बहुत कम हैं, और उसके बाद फिर जब वो सड़कों पर निकले हैं, बजाय हुकूमत को उनसे बात करने के, उल्टा पुलिस उन पर तशद्दुद ऐसे कर रही है जैसे ये कोई उस्ताद या साथीज़ा नहीं है, ये कोई चोर उचक्के हैं, कोई पता नहीं कितने बड़े ये जराइम पेशा लोग हैं। तो कभी भी जमहूरी मुल्कों में और मुहज़्ज़म ममालिक का ये तुर्रा इम्तियाज़, ये रवैया नहीं होता। मुतालिबात क्या हैं इनके, इसी पर बात करने के हमारे साथ सदर तहरीके साथीज़ा हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपके वक्त का। हनीफ अब्बासी साहब, कितने रोज़ से आप मौजूद हैं, तो ये बताइएगा, और फिर ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा आपका मुतालिबा है कि सुनवाई हो ही नहीं रही, सड़कों पर आप निकलते हैं, तशद्दुद भी आप पर होता है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
बात यह है कि हम पिछले 4 रोज से सिविल सेक्रेटरीट के सामने, इसमें सिर्फ असातिज़ा नहीं है, पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदा तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा बड़ा जैनवन और बड़ा सादा सा जो है वो एक मुतालबा है कि बजट के अंदर जो वफाकी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उन्होंने मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए 1 से 16 तक 35% और 17 से 22 तक जो है वो 30% रनिंग बेसिक के ऊपर तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। अब इसको मरकज ने और बाकी जो 3 सूबे हैं उन्होंने मनोवन तस्लीम कर लिया। एक आईनी और कानूनी हुकूमत जो वहाँ पर कायम है, मुंतखब हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत, उसको मनोवन तस्लीम कर लिया। लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने उस बात को तस्लीम करने से इनकार किया। एक तो 30% तक इजाफा किया और दूसरा ये कि रनिंग के बजाय इनिशियल बेसिक के ऊपर इजाफा किया। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई पंजाब के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? मरकज में भी अमनवान उसको मान लिया गया और उसी को फॉलो किया 3 सूबों ने भी, लेकिन पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बढ़ता जा रहा है, हमारी समझ से बालातर है। दूसरा, उन्होंने ये किया है कि हमारी लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स जो हैं, जो कि निगरान हुकूमत की डोमेन में ही नहीं आते, उसके अंदर तरमीम की हैं और अमलन अब जो है 59 ईयर्स के अंदर आप जो 60 ईयर्स की एज के ऊपर पहुंचने पर आपकी रिटायरमेंट होती है, अब वो अमलन 59 ईयर्स के ऊपर हो जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि ये तीनों सूबों और मरकज में नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ ये इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। और हमारी समझ से बालातर है कि क्या पंजाब बाकी मुल्क से अलग है, और क्या पंजाब के अंदर जब आप टैक्स बढ़ाते हैं, सपोज आपने पेट्रोल बढ़ाया है, तो क्या पंजाब में वो कम बढ़ता है और बाकी सूबों में ज्यादा बढ़ता है? वो ज़ाहिर है सबके लिए एक बढ़ता है। तो फिर तनख्वाहों में इजाफा दीगर सूबों में क्यों ज्यादा और हमारे यहाँ क्यों कम? इसकी समझ नहीं आ रही। और पिछले 4 दिन से हम ये बिल्कुल जेन्युइन और सादा सा मुतालबा लेके बैठे हुए हैं कि कोई एक शख्स हमारी सुनवाई के लिए तैयार नहीं। अनीफ अब्बासी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपके मुतालबात तो समझ आ गए हमें। अब ये जो ऑर्डर्स कर दिए गए हैं, अभी पंजाब के अंदर इंटरिम सेटअप है, इंटरिम सेटअप में या विफाक से, फेडरल के अंदर से किसी किस्म से कोई बंदे सेक्रेटरी ने आपसे कोई रब्ता किया हो? जी बिल्कुल रब्ता नहीं किया। हम तो बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे के बाहर बैठे हैं, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरी साहबान मौजूद हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है किसी ने 2 कदम बाहर निकल के आने की जहमत भी गवारा अब तक नहीं की और कोई मुज़ाकरात नहीं किए। और उस पर जो वफाकी हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, वो भी बिल्कुल खामोश है, उसके वज़रा भी बिल्कुल खामोश हैं। और हमें तो पहले मीडिया के ऊपर भी ये शिकवा रहा है कि वो पहले 2-3 दिन उन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किए रखा है और सारे सरकारी मुलाजमीन बिल्कुल जेन्युइन एक मुतालबे के साथ सड़कों पे बैठे हुए हैं। साहब, आपके इसी शिकवे को दूर करने के लिए आज हमने आपसे रब्ता किया है, आपकी आवाज़ हम बने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि 4 रोज़ हो चुके हैं, ये कोई इतना बड़ा मुतालिबा तो नहीं है, कोई इतना कोई समझ से बाहर मुतालिबा भी नहीं है कि आप लोग 4 रोज़ से बैठे हैं। इन 4 रोज़ में कहीं से किसी हुकूमती नुमाइंदे से, किसी ज़िम्मेदार शख्स से उसने आपसे मुज़ाकरात की कोशिश की हो? और दूसरा ये बताएं कि हमारी जो मुल्क की सियासी जमातें हैं, वो तो उनके सियासी मंशूर में होता है सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ बनना, उनके हकूक़ की आवाज़ उठाना। क्या दूसरी सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में भी मौजूद हैं, किसी सियासी जमात के रहनुमा ने आपकी आवाज़ सुनी हो, आप लोगों से इजहार यकजहती किया हो, आपकी बात करने वहाँ पर मौजूद हों? जी, अरबाब इख्तियार जो हैं इस वक्त, जो जिनकी हुकूमत है, उनमें से तो किसी, मैंने बताया कि शख्स ने, ना बैरोक्रेट्स ने, ना हमारे वज़रा ने, ना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से कोई रब्ता। अगीगा जो सरकारी मुलाजमीन है जितने पंजाब के, उनकी एक मुंतखब नुमाइंदा जमात है, उनसे कोई रब्ता नहीं किया। अलबत्ता कल जो है उसके बाद वो कुछ सियासी रहनुमा आने शुरू हुए हैं। कल अमीर जमात इस्लामी जो हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने यकजहती का इज़हार किया। और मैंने बताया ना, चूंकि हमारा मुतालबा ही जेन्युइन है, हम तो ये तो कह नहीं रहे कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें। हम तो कह रहे हैं भाई, जो बजट पेश हुआ है वफाक में और जिसको 3 सूबों ने फॉलो किया है, वही हमें चाहिए। ये कोई ऐसा मुतालबा है ही नहीं कि जिसको हम कहें कि हम कोई नाजायज मुतालबा कर रहे हैं। या तो 3 सूबों में ना हो और मरकज ने ना किया हो, इसहाक डार साहब ने ना किया हो, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पे नोटिस लेना चाहिए। पंजाब उनका होम ग्राउंड है और पंजाब की लोगों ने हमेशा उन पर एब्सोल्युटली ऐसा ही होना चाहिए। अब्बासी साहब जी, ये बताइए कि अभी आप 4 रोज से धरना दिए हुए हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन का आपके साथ ताउन कैसा है? पुलिस क्या आपके साथ कोई रवैया रख रही है? फुटेजेस हम देख रहे हैं, उसका रवैया कैसा है आपके देखिए, साथ? हम तो बिल्कुल पुरअमन होके बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, अपना टेंट लगाया हुआ है, नीचे कारपेट है, जहाँ कारपेट नहीं है लोग फर्श पे बैठे हैं, और हमने तो एक पत्ता तक तोड़ने की नहीं, ज़ाहिर हम अब सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल पुरअमन तौर पे बैठे हुए हैं। सिर्फ उनके ज़मीरों के ऊपर एक जो है वो लगा रहे हैं झुमका कि भाई खुदा और हमारी बात सुन लें, कोई जेन्युइन मुतालबा है हमारा और हमारी बात सुन लें। हम अगर आराम से आगे बैठे हैं, लाएहमल हमारी क्या होगा? बच्चे- हनीफ अब्बासी साहब, बिल्कुल सारे जिस तरह आराम आपने बात कही कि आप तो पुरम तरह से बैठे हैं, 4 रोज हो चुके हैं, अब आइंदा का लाहेअमल क्या है आपका? क्या प्लानिंग है? अगर हुकूमत आपकी आज कोई बात नहीं क्योंकि सुनती चौथा तो रोज आगे है क्या और हमें होगा बड़ी आपका उम्मीद है मंशूर? क्योंकि हमें आज भी उम्मीद है, हम ज़ाहिर डेली इस उम्मीद पे बैठते हैं कि कोई हमारे साथ रब्ता किया जाएगा, और आज हमें कोई उम्मीद है कि कोई रब्ता किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो जाहिर है कि ये फिर सिविल सेक्रेटरीट से ये एहतजाज फिर पूरे पंजाब में फैलता चला जाएगा। तो हम DC ऑफिस जितने हैं, AC ऑफिस हैं, उनमें सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो मुलाजमीन हैं वो भी फिर कलम छोड़ हड़ताल की तरफ जाएंगे। राइट। स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको फिर जाहिर है कि क्लासेस नहीं होंगी। हम नहीं चाहते कि उस नहज पर बात जाए। हमारे अरबाब इख्तियारात जो है वो होश के नाखुन लें और गीगा की जो क़यादत है उसके साथ रब्ता करें, और इनके जेन्युइन जो बिल्कुल मुतालबात हैं कि वो एक गैर कानूनी गैर आइनी नोटिफिकेशन आपने जो पेंशन रूल्स में किया है उसको वापस ले लें, और वफाक और 3 सूबों की तरफ पर हमें भी तनख्वाह अच्छा, वैसे में हैरान किया जाए, कौन जैसा बात कि है बजट में किया कि अगर बाकी सूबों में इसका इत्तलाक हो गया है तो पंजाब में क्यों नहीं हुआ? इंटरम सेटअप तो KPK में भी है। अगर बाकी सूबों में उसका नफाज हो गया है तो फिर व्हाई नॉट पंजाब? पंजाब की इंटरम सेटअप है, उसमें ऐसा बड़ा वैलिड इनकी रीजन है, मुतालिबा भी हाँ। इनका बड़ा जस्टिफाइड फेडरल की जानिब से जब अनाउंस कर दिया गया है तो अब ये व्हाई भी नॉट? बता दें कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है? तमाम सरकारी मुलाजमीन तो सड़कों पर मौजूद हैं, फिर निज़ाम में मुमलिकत कैसे चल रहा है? कुछ आपके लोग काम कर रहे हैं अपने भी, देखिए, या हमारे सड़कों पर ही लोग, मौजूद हैं? हम इसके बावजूद जाहिर है कि एक जिम्मेदार शहरी हैं। हमारे प्रोफेसर साहिबान अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, और क्लासेस ठीक। लेने के बाद Right. इस एहतजाज के अंदर शामिल हो रहे हैं कि सही। ताकि बच्चों की तालीम का खर्च ना हो। हमारे एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जी, मार्किंग शुरू है, और मार्किंग जाहिर है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट इन टाइम आना है। प्रैक्टिकल्स शुरू हैं इस वक्त बच्चों के सारे। अगर हम इस दफ़ा एक दफ़ा रोक दें तो सारा सिस्टम बैठ जाएगा, और इससे जाहिर है कि शायद अरबाब इख्तियार को तो फर्क ना पड़े, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर बड़ा उस पर फर्क Absolutely, पड़ने का हाँ। अंदेशा है। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जेन्युइन बैठे हुए हैं, 3 सूबे मान के बैठे हुए हैं, मरकज़ ने दे दिया है। हम जो मुलाजमीन है पंजाब के, क्या वो कोई मुख्तलिफ हैं? और फिर मुझे ये समझ में नहीं आती, वो कह रहे हैं जी पंजाब चूंकि इसकी तादाद ज़्यादा है सरकारी मुलाजमीन की, तो कोई हमें ये भी बताए, ये भी हमें समझाए कि NFC अवार्ड जो होता है उसमें आबादी की तनासब से फंड्स दिए जाते हैं। बलूचिस्तान जिसको 9% दिया जाता है, वो तो आराम से अपने सरकारी मुलाजमीन को सारी सहूलियात दे रहा है। जो 54% ले रहा है वो कह रहा है जी मुलाजमीन ज्यादा है हमारे। तो ये समझ से हमारी बालातर है बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। ठीक है अब्बासी साहब, हमने तो आपकी आवाज़ उठा दी है अरबाब इख्तियार तक, जो हम मीडिया ताउन कर सकता था आपसे। तो अब आगे तो फिर दुआएं हैं कि अल्लाह करे कोई हुकूमत से आपके मुतालबात हों, कोई आप लोग भी सड़कों से निकल के घर वापस जाएं। मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करना, लाहौर का मौसम वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, बारिशों में एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हनीफ अब्बासी साहब मौजूद थे, और यही वो उस्ताद जो कि इस मुआशरे में जो कि तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं, और उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। ये कितने दुख की बात है। नाजरीन, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बहुत ही आम अलार्मिंग इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि अक्सर आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स आते हैं, और उसमें ये होता है कि जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसके बाद तो हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी का भी अपनी तनख्वाह पर गुजारा तो हो नहीं रहा है, और स्पेशली जो मज़दूर तबका है वो तो बिल्कुल ही इस महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। तो बहुत से ऐसे मोबाइल में ना एड्स आते हैं जिसमें यह जैसे बर वक्त आपको कर्ज मिल जाएगा, ज़रूरत ऐप, कुछ इस तरह से ऐप्स के नाम होते हैं जो कि फ्रॉड ऐप्स हैं, ये फ्रॉड ऐप्स हैं ये, और इनके ज़रिए बहुत से मासूम शहरी
सादा लोग अभी ये जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये 42 साला लाहौर का ही रिहायशी है जिसका नाम है जी मोहम्मद मसूद साहब। इन्होंने इस ऐप के ज़रिए अपने घर का किराया अदा करने के लिए और बच्चों के स्कूल की फ़ीस देने के लिए इन्होंने कर्ज़ लिया, तकरीबन 12,000 रुपये का कर्ज़ लिया, और उसके बाद वो 12,000 रुपये का कर्ज़ वापस सूद के साथ कितना उन्हें अदा करने को कह रहे थे, 7 लाख रुपए अदा करने को कह रहे थे, फिर धमकियां दे रहे थे उन्हें, और किस तरह से जो है वो उनको ब्लैकमेल किया गया कि एट द एंड इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड कर ली, गले में फंदा डाल के नौबत आ अपनी जान जाती दे है। दी। फिर इस तरह जब वो आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल का जो डाटा होता है वो सब हैक कर लिया जाता है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके बाद जहनी अजियत से जिस तरह वो लोग गुजरते हैं, तो उसके बाद 4 से 5 लोग अब तक ऐसे हैं जो खुदकुशी कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं इन चीज़ों से तंग आकर। पहले एक ज़माना था जब गन पॉइंट पर चोरी की जाती थी, गन पॉइंट से लूटा जाता था, लेकिन अब जब से ये डिजिटल ज़माना शुरू हुआ है तो लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी पर बात करने के लिए मुतासरा शहरी इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर हुआ क्या ये। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप इस ऐप के झांसे में आए कैसे, आपको कहा गया था इस ऐप के बारे में, और फिर हुआ क्या आपके साथ? और मज़े की बात यह है कि लाइसेंस कई एप्लीकेशंस को SCCP की जानब से लाइसेंस मिले हुए हैं, और ये उनकी नाक के तले उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि आवाम को ब्लैकमेल करने का। और इसमें जनाब वो आप ये देखें कि SCCP जो है ना, जिनको लाइसेंस देता है, तो फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है, किस अदारे ने उन पर चेक एंड बैलेंस रखना है? क्या आपने उनको लाइसेंस इस चीज़ का दिया हुआ है कि भाई आप लोगों के साथ फ्रॉड करें, चीट करें, आप बताएं एडवर्टाइजमेंट पे कुछ और हकीकत में आप फिजिकली तौर पे आवाम को ब्लैकमेल करें, हरासा करें? और ये तमाम एप्लीकेशन जो है, चाहे वो SCCP से रजिस्टर्ड है चाहे नहीं रजिस्टर्ड, दोनों का तरीका वारदात सेम है। वारदात का तरीकाकार क्या है? वो वारदात का तरीकाकार ये है कि ये जो है ना, आपका जनाब कॉन्टैक्ट के ऊपर ब्लैकमेल करेंगे, आप ख़ास तौर पर स्पेशली आपके कॉन्टैक्ट में फ़ीमेल्स होंगी, उनको स्पेशली टारगेट करेंगे, उनको कहेंगे कि जनाब आपके फ़लाँ रिश्तेदार ने या फ़लाँ बंदे को आप जानते हैं जी, आप उनके गारंटर हैं, आपकी गारंटी के ऊपर हमने उनको लोन दिया था, वो लोन वापस नहीं कर रहा, बल्कि उसको पता ही नहीं होता। लोग रिश्तेदारों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई आपकी किसी जाना लोन वाले की कॉलें हमें क्यों आ रही हैं, जबकि जनाब हमने तो आपकी कोई गारंटी नहीं दी। अब उनको कैसे समझाएं कि ये फ्रॉड एप्लीकेशंस आवाम को किस तरह लूट रही है, आवाम के साथ क्या सलूक कर रही हैं? जब आप देखें कि कॉन्टैक्ट के ऊपर जनाब आप कॉल करके अगर पैसे वसूल लिए होते हैं, तो आपकी पिक्चर जो आपने सेल्फी दी होती है ना, उस सेल्फी को ये यूज़ करते हैं, और वो जनाब क्या करते हैं कि आपके ऊपर से तस्वीर जो है ना, वो आपका चेहरा जो है ना, वो किसी न्यूड पिक्चर के साथ एडिट करके वो पहले आपको व्हाट्सअप करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, और आपको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी पैसे दे दो, वरना ये तुम्हारी तस्वीरें जो है ना, हम तुम्हारे तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वायरल कर देंगे। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर अपने नाज़ करते हैं कि इंटरबैंक में जो डॉलर है वो ₹1.98 सस्ता हुआ है। ये समारात हैं उसके, जो IMF से हमें कर्ज मिला है ना, उसके समारात आना शुरू हो चुके हैं, और अब इंटरबैंक में डॉलर ₹1.98 सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 281 रुपये पर फरोख्त हो रहा है, और ये डॉलर सस्ता हुआ है, जबकि KSE 100 इंडेक्स में 216 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 45,731 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, और इंटरबैंक में डॉलर ₹1.98 सस्ता हुआ है, जबकि डॉलर ₹275.50 का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 277 रुपये पर बंद हुआ था, और अब ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। KSE 100 इंडेक्स में 216 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, और इसके जो समारात थे, जो IMF से हमें किस्त रिलीज़ हुई है, उसके बाद उसके फ़वाइद, उसके समारात हमें मिलना शुरू हुए हैं, और इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 275.50 का हो चुका है। आपको मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। KSE 100 इंडेक्स में 216 पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ है,
और मार्केट में इस वक्त ये मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। ये है वो तमाम मुआशी आशारिये जब IMF से हमें किस्त मिली है, उसके बाद इसके हमें नताइज अब मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन ओपन मार्केट में आपको पता है कि अभी भी डॉलर 281 पर मिलना जो है ना मिलना वो शुरू हुआ है। लेकिन नहीं, अभी उम्मीद मिलेगा है नहीं। आने वाले टाइम में ये मजीद सस्ता होगा, क्योंकि जैसे लेकिन जैसे अभी किस्त रिलीज हो रही है तो उसके फवायद भी हमें मिलना शुरू हुए हैं। और यही बात है। बैक टू द टॉपिक, जो हम ऐसी ऐप्स जो डाउनलोड करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है उन तमाम लोगों को कर्ज लेने के बाद, और सूद लाखों हज़ारों रुपए का लिया जाता है कर्ज, और उसके बाद सूद के साथ वो लाखों रुपए की रकम अदा करनी पड़ती है। और ऐसे ही मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आप बताइएगा, ये जो फ्रॉडी, आपने भी इनसे लोन लिया, फिर किस तरह से इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, शराइत इन्होंने क्या रखी और आप इनके चुंगल से कैसे बचे? लोन एप्लीकेशन लेने से पहले जनाब फ्रॉडी जो थे ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड जो थी, ये आपके साथ बड़े महज़ब तरीके से बात करते हैं। जी हमारी कंपनी जनाब आपको लोन इतने मद के लिए दे रही है और इसमें ये सहूलियात है, आपकी सहूलत के लिए दे रही है। जैसे ही आप उनके चुंगल में फंस जाते हैं, चुंगल में फौरी तौर पर इसीलिए फंसते हैं कि आप अपने मोबाइल की एक्सेस दे देते हैं और किसी के मोबाइल का ज़ाती डेटा और उस शख्स का ज़ाती मलकियत होती है, और ये दुखती रग पे, इंसान की दुखती रग पे हाथ रखता है, क्योंकि जो मोबाइल के अंदर डेटा है वो उसकी जो प्राइवेसी है वो उस बंदे की और उस मोबाइल की है, ठीक है ना। अब वो चीज़ें जब किसी थर्ड पार्टी के पास जाती हैं, किसी अननोन पर्सन के पास जाती है, तो वो उसको मिस यूज़ करता है। वो किस तरह मिस यूज़ करता है? वो इस तरह मिस यूज़ करता है कि भाई आपकी जीमेल को जो हैक कर लेते हैं, आपका जीमेल का एक्सेस आपने खुद दिया है, उसके अंदर आपके जो भी बैंक अकाउंट्स की डिटेल होगी, जो भी आपका जनाब उसके अंदर डेटा होगा, वो उसको चोरी कर लेंगे। आपकी बैंकों की डिटेल उनको पता चल जाएगी, आपके तमाम कॉन्टैक्ट की डिटेल पता चल जाएगी, आपके तमाम तस्वीर की डिटेल पता जाएगी, ईच ऑफ एवरीथिंग। जब उनके पास चीज़ें चली जाती हैं, हो सकता है कि उसमें कोई आपकी अपनी प्राइवेसी, कोई अपनी पर्सनल ऐसी चीज़ें हों जो आप लोगों के सामने शेयर ना करना चाहते हो, तो वो उन चीज़ों को भी सामने ला के वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा इमरान कि अब इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप भी इस तमाम तरजीयत से गुजरे हैं, ये जो जालसाज होते हैं ये फिर ब्लैकमेल कैसे करते हैं? इन्होंने आपको किस तरह ब्लैकमेल किया? 4 एप्लीकेशन के स्कैम में मैं फंसा हूँ, और उन दिनों जनाब मैं बड़ा परेशान था, मैं बड़ा सोच रहा था कि भी मैं इनसे कैसे अपनी जान छुड़वाऊँ। तो सबसे पहले जनाब उन्होंने मुझे जो टारगेट किया है, मेरी डिग्निटी को टारगेट किया, मेरी इज़्ज़त की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी कि मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल की, मेरे बॉसेस को कॉल की, मेरे तमाम जनाब रिश्तेदारों को कॉल की, तो उनको यही बताया कि जी आप इमरान को जानते हैं, वो जी आप ग्रंडर हैं उनके, और वो लोन वापस नहीं करते। उनको माँ बहन की गंदी गालियाँ दी, उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, और असल में ये है मेरे मुंह से अब लफ्ज़ निकल रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ कॉल सेंटर पे हायर किए हुए बदमाश, ये वही लोग हैं। बहुत जो शुक्रिया आपको कुछ अर्सा मुतासरा पहले शहरी इमरान हमारे साथ मौजूद, अपनी रुदात सुना रहे थे कि क्या कितना उनके साथ हुआ अज़ियतनाक है। मसलन देखें किस कर्ब से ये लोग गुजरते और हैं, फिर स्पेशली पूरी की पूरी फैमिली, बच्चे भी, फीमेल्स भी, उनके घर के अंदर ख़वातीन भी। इसी पर बात करने के लिए साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ ज़ैन कुरैशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से क्या लॉस बनाए गए हैं। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइए कि इस तरह से बहुत सी ऐप्स पाकिस्तान के अंदर बनाई गई हैं जो कि चंद हज़ार से लेकर लाखों तक का कर्ज दे रही हैं, और उसके बाद इनको जो शहरी इसके लिए अप्लाई करते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो साइबर विंग FIA का इस हवाले से कितना एक्टिव है, क्या काम कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो साइबर क्राइम है इसको कंट्रोल करने के लिए लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं? देखिए यहाँ पे आपके काफी सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए बीइंग ए लॉयर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो देखने वाले जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये बात बतानी बड़ी जरूरी है कि जो लोन है, अगर कोई शख्स किसी जगह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब भी लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है पूरा जी। उसमें कोई ना कोई चीज जो है वो आपको सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को मॉर्टगेज करवानी पड़ती है, घर हो सकता है, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे रनिंग फाइनेंस लोन्स होते हैं, बाज़ होम लोन फाइनेंस फैसिलिटीज होती हैं। अब एक चीज जो देखने वाले हैं उनको ये बताना बड़ी जरूरी है कि लोन लेने के लिए जो उसका एक प्रोसीजर है वो फॉलो अप करना होता है। सेकेंडली, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये याद रखें कि अगर कोई शख्स आपको बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी वजह के लोन प्रोवाइड कर रहा है कोई ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू,
तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के मामलात में आम तौर पे लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं। राइट। जो शख्स जिसके साथ ये फ्रॉड हो रहा होता है वो किसी मजबूरी की वजह से फंस जाता है, और जो शख्स फ्रॉड करने वाला होता है उसकी जो इंटेंशन होती है वो किसी भी तरीके से लोगों को ट्रैप करना होती है या फिर उनसे कोई माली फायदा उठाना होती है। अब इसमें जो लॉ की आप बात कर रहे हैं, तो लॉ अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में जो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 है, जो इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के साथ डील करते हैं, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया कि अगर कोई शख्स रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए किसी को डिसीव करता है और किसी को इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है नुकसान पहुंचाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी का जो कंसेप्ट है वो बताया गया है, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ इस चीज को डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है लोगों को कि जो इस किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, उनको कोई फायदा देने की कोशिश की जा रही होती है या उनको नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे कोई इनकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा, तो ये याद रखें ऐसी एप्लीकेशंस फ्रॉड हैं। और यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि आमतौर पे चूंकि ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं उनका फायदा उठाया जाता है। बाज़ औक़ात लोगों को डरा के जो है उनसे पैसे निकाले जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको किसी चीज का लालच देकर बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ जो दो चीजों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, वो ये है कि अगर कोई भी आपको इस किस्म की एप्लीकेशन नजर आती है, सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसके रिव्यूज पोर्शन को जरूर देखें कि उसके बारे में लोगों के रिव्यूज क्या आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी एप्लीकेशन ऐसी बिल्कुल जैन आपने सही कहा। अच्छा जैन ये बताइएगा, आपको लगता है कि जो इस वक्त साइबर लॉज मौजूद हैं हमारे सिस्टम में, ये इनफ हैं, काफ़ी हैं? क्या आप समझते हैं या फिर मजीद सख्त कानून लाने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं अपने तमाम इंटरव्यूज में ये बात बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि जो साइबर लॉज हैं इनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और तमाम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज होते हैं उनको वक्त के साथ साथ जो है अमेंडमेंट की आपको जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ लिंक होते हैं और जो टेक्नोलॉजी की स्पीड होती है वो तेज होती है और उसके बदलने के साथ साथ हालात और वाकयात में भी तब्दीली आती रहती है। तो लिहाजा इन लॉज में तो तब्दीली की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इन्हीं लॉज की बात करूं जिनके बारे में अभी मैंने डिस्कशन की, तो ये तमाम जो ऑफेंसेस हैं ये बेलेबल हैं, तो यहाँ पे हमें जरूरत है, और इनकी सजाएं जो हैं वो भी बहुत कम है, 2 साल से 3 साल तक। अब यहाँ पे भी हमें जो है पनिशमेंट्स बढ़ाने की जरूरत है, और इसी तरीके से हमें लॉज के अंदर भी बेहतरी लाने की जरूरत है। उसके अलावा जो नई जिस तरीके से जैसे अभी ये जो आज की हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरीके से जो नए तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी मैं समझता हूँ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वैसे 420 का मुकदमे में और साइबर क्राइम, क्योंकि ये भी तो 420 का मुकदमा हुआ, तो इस दफ़ा 420 के तहत या वैसे धमकियों की भी दफ़ात फिर इसमें जब FIR में एंटर होंगी सब कुछ, तो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है उसके लिए सज़ा कम है, या जिसने फिज़िकली किसी के साथ इस तरह की हरकत की है, इन पर्सन जाके फ्रॉड किया है, उसकी सज़ा ज़्यादा है? इस तरह से आप बता रहे हैं? देखिए, एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रही हैं। देखिए, जब भी कोई साइबर क्राइम अगर किसी के साथ होता है तो पाकिस्तान पीनल कोड की जो प्रोविजंस हैं वो भी लगाई साथ जा सकती हैं, क्योंकि उसमें सेक्शन 28 जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का है, वो आगे चल के इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जहाँ पे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद पाकिस्तान पीनल कोड है, उनको लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है उसने किसी को डिफेम किया है तो सेक्शन 500 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को देखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स साइबर स्टॉकिंग कर रहा है और साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो भी कॉज कर रहा है तो सेक्शन 506 को भी देखा जा सकता है। तो जो लॉज जो हैं साइबर क्राइम के जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद पाकिस्तान पीनल कोड है, उनको उन सेक्शंस को, उन प्रोविजंस को साथ साथ देखा जा सकता है। बिल्कुल साथ साथ देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया जैन कुरैशी साहब आपका। और बात यही है कि जब तक कानून के हवाले से लॉज में जब तक तरमीम नहीं होगी, सख्त कानून जब तक लागू नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। हमारे इदारों के हवाले से बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और अभी हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो कुछ है इस तरह से कि सीएम पंजाब केयर टेकर के सेटअप में हैं मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब झंग के करीब से एक सड़क से गुजर रहे थे बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल को देखने के लिए। जब उन्होंने करीब से गुजरते इन शहरियों को देखा कि ये किस तरह से ये बाराती हैं जो कि शादी में शिरकत के लिए इस तरह से पानी में गुजर के जा रहे हैं, तो मोहसिन नकवी रुक गए। रुकने के बाद वो दूल्हे मियाँ को मिले, ये पैसे निकाल के दूल्हे को दे रहे हैं सलामी। अच्छा देखें कि कितना खुशकिस्मत ये दूल्हा है कि जिसमें सीएम पंजाब, वो शायद ये जो लड़का है जो दूल्हा है इसको पता भी नहीं होगा कि ये सीएम साहब हैं, लेकिन उसको वहाँ पे जब देख के उतरे हैं उन्होंने उसको मुबारकबाद दी है और फिर सलामी भी दी है। तो ये एक अच्छे जेस्चर्स होते हैं। और सलामी में वो उसके बाद बारातियों के साथ पैसे कितने दिए होंगे, शायद कोई 5-10 हज़ार रुपए तो दिया होगा। अब ये देखिए साथ में उन्होंने उन्हें बोट एक दी है कि वो तमाम लोग जो कि इस तरह से पानी से गुजर के जा रहे थे, बड़ा अच्छा है उन्होंने एक बोट सहूलत देने के लिए उनको कश्ती भी फराहम की है। और ये वैसे हमारे सियासतदान जो है ना अक्सर कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो लोगों के दिल जीत लेते हैं। आप अंदाज़ा करें इस दूल्हे की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा जब उसको पता होगा सीएम पंजाब ने उसकी बारात में शिरकत की है और पूरी लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी जो है ना वो हो गई है कि इसकी बारात में सीएम पंजाब ने शिरकत की थी। वो पूरे गांव में उसके टोर हो गए होंगे ना, वो कहेंगे भाई सलामियों में इजाफा हो गया, तुम्हारी शादी क्या, मेरी शादी में तो सीएम पंजाब आया था। अच्छा लेकिन ये देखें एक तरफ ये तो एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है कि सीएम का ऐसा जेस्चर। और मोहसिन नकवी साहब जो है ना इस हवाले में काफ़ी अवाम दोस्त समझे जाते हैं, अक्सर वो इसी तरह नज़र आते हैं, ऐसे अच्छे काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ये देखें कि कितना कितना पानी खड़ा है वहाँ पे। ये दूसरी अगर साइड पे बात करें तो बारात जो है पानी से होके गुजर रही है। गो के ये जो उनकी जो सख्ती थी सफ़र की, बारातियों को जो अज़ियत का सामना करना पड़ा, सीएम साहब के उतरने से, उनको सलामी देने से उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ होगा। लेकिन नकासी आपका काम हो जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों को मुश्किलात ना होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पॉलिटिकल इशू पर बात करते हैं, सियासी मैदान में। और सियासी मैदान में हमारे इलेक्शंस ही हैं कि साल 2023 में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। अभी तक का सियासत का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि असम्बलियाँ 14 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ऑटोमेटिकली कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि वो असम्बलियाँ जो तोड़नी थी हुकूमत जो है ना हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या है, आपको वो दिखाते हैं। पहले ये आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे, इसके बगैर अंधेरे रहेंगे। और जो अब खबरें ज़ेरे गर्दिश थी ना कि शायद असम्बलियाँ टूट जाएं, 90 रोज़ का वक्त मिल जाए, नवाज शरीफ के वापस आने में मज़ीद मोहलत मिल जाए, तो वो तमाम जो किस्से कहानियाँ थे वो तो ख़त्म हो गया। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी तर्जुमानी भी वो करते हैं। सबसे पहले तो सेनेटर साहब मुबारक हो, जो हम पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, ये लाजमी बात है। एक तरह से कामयाबी तो है जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और हमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की जो किस्त मिल गई है। बट सर एट दी एंड इवेंचुअली मिला तो हमें कर्ज ही है ना जो हमें अदा करना ही है। अगली गवर्नमेंट के लिए कितना आप लोग तैयार हैं, इलेक्शंस के लिए कितना तैयार हैं? राना साहब सबसे पहले ये भी बता दें कि अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो आप तैयार हैं, तैयारी पूरी है इलेक्शंस में जाने के लिए आपकी पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पहला किया है सवाल कि ये मिल गया है हमें कुछ सपोर्ट मिल गई, ये बड़ी आर्जी सपोर्ट है। और प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दफ़ा क्लियरली कैंडिडली ये बात की है कि ये ठीक है, वक्ती तौर पर एक रिलीफ ज़रूर है, लेकिन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, लम्हा फ़ख्रिया नहीं। उन्होंने रीइटरेट के लिए बात कही है और बात सही है, क्योंकि हम इतनी बुरी हालत में थे कि अगर ये ना होता तो हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ जाती। तो ये एक तरह सिंबॉलिक होता है, ये IMF का जो असिस्टेंस है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फिर उसी मुल्क की सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होता है इन सपोर्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट और कंट्री।
तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह इसको बड़ी डेक्स्टरिटली किया जाएगा अल्लाह के फजल से। और मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। हमेशा हम बात राना साहब, आपने कहा कि सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी सर, लेकिन अवामी सतह पर एक आम आदमी, एक लेमैन जिस तरीके से मुश्किलात का शिकार है, गो के ये कर्ज मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम डिफ़ॉल्ट होने से बचे हैं सर, लेकिन आम आदमी तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जिस महंगाई का उसको सामना है, आपको लगता है जो किस्त मिली है इसके जो समारात हैं आम आदमी तक भी पहुँचेंगे? आप सिर्फ किस्त पे हम गौर कर रहे हैं, किसके साथ साथ जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है, जो हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, सऊदीया से आ गई है। इसी वजह से हुई है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है IMF से, सऊदीया से $2 बिलियन, UAE से $5 बिलियन जो रोल बैक होके फिर हमारे पास आया है चाइना से। और भी जो लोग हैं वो इंशाल्लाह कंट्री सपोर्ट करेंगे, बट जो विद इन द कंट्री जो है एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, बाकी बिजनेस एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ रही है, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस तो आ रहा है ऑटोमेटिकली, और अल्लाह करे ये पॉजिटिविटी रहे भी। राना साहब, सियासत की तरफ आए तो मैं इलेक्शंस की तरफ जानना चाह रही हूँ कि इलेक्शंस के ऊपर मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है? क्यों इतनी खबरें गर्दिश में हैं कि इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रही ये गवर्नमेंट, और तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया अभी तक? देखिए जी, रूमर मॉन्गरिंग तो होती है और हमारे मुल्क में ज़्यादा होती है क्योंकि चीज़ें बड़ी अनसर्टन रहती हैं, और बावजूद हर दफ़ा हम डिस्कस करते हैं कि बावजूद मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं, पावरफुल सेगमेंट इंटरफियर करते रहे हैं। जैसे पिछली दफ़ा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब मनमोहन आया 91-92 में, जबकि 8% थी GDP ग्रोथ थी, वर्टिकल राइज हो रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यहाँ का मॉडल जाके उसने इमिटेट किया। वो मॉडल की इमिटेशन बहुत कामयाब हुई। क्यों कामयाब हुई? कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। देयर इज ए सिंड्रोम ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसलिए के लिए कॉन्टिन्यूटी, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है किसी भी सोसाइटी के लिए। अब आप डिस्टर्ब ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब। अच्छा राना साहब, सर कथा कलामी की माजरत, राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सेनेटर साहब, हम नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जानना चाहेंगे। अब तो उनकी जो नाहली है वो भी अमेंडमेंट के बाद वो ऑलमोस्ट अदालत से उन्हें रिलीफ मिल ही जाएगा, और कुछ उनके हक में फैसले आना भी शुरू हो गए हैं। वापसी का इरादा क्या रखते हैं, कब आएंगे? ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के बाद कुछ दिन बाद वो आएंगे वापस और रीलीड द कैंपेन। ये फैसला हो चुका है, तो इसमें कोई इश्काल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मैं चूंकि स्टूडेंट हूँ लॉ एंड ऑर्डर का, इस पर मैं कमेंट कर सका हूँ जो इतना सीरियस वाक़या हुआ है। जी फॉर श्योर, प्लीज देखें ये एरिया ऑफ वीकनेसेस हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो पुलिस डिप्लॉयमेंट थी, जिन्होंने अपना काम नहीं किया, दे आर टू बी टेकन टू टास्क। ये बड़े जुल्म की बात है कि पुलिस खड़ी हो और लोग असला लेके अंदर। इसका मतलब उनकी सर्चेस ठीक नहीं की गई, इसका मतलब जो उनकी वो सर्वेलेंस ठीक नहीं है, उनकी बॉडी सर्चेस ठीक नहीं है, उनके स्कैनर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनके मैनुअल स्कैनर जो होते हैं वो एक आपने देखा होगा मैनुअल स्कैनर जो है वो बड़ा फुल प्रूफ होता है, वो इस्तेमाल नहीं किए गए, इसलिए वो नाकाबिले मुआफी हैं जिन्होंने ये नेग्लिजेंस की है। इससे बढ़ के जो बात है वो है ऑनरेबल कोर्ट्स की। कोर्ट के प्रेमिसेस जो जुर्म कहीं भी हो, अब होते चाहिए तो ये कि महीने के अंदर अंदर लोगों को सजाएं हो के वो सजाएं इम्प्लीमेंट हो जाएं, लेकिन नहीं होगा। अदालत के अंदर जुर्म होता है और ऑनरेबल कोर्ट जो है जो हमारा प्रोसीजर है, फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, फिर मुद्दत गुजर जाती है। ये लम्हा फिक्री है, ये लम्हा फिक्री। और सर रोज आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। बड़े अफसोस की बात है, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल करें। Who can stop the court के डे टू डे वो ट्रायल ना करें? ये भी मसला है ना कि अगर आ जाए तो बिल्कुल एक लॉयर आ जाए, जो मर्जी उसे करवा ले, जितनी मर्जी वो तारीखें ले ले। जब सिस्टम में और हमारे जो ऑपरेटर्स है उसमें इतनी कमजोरी और वीकनेस होगी तो इंसाफ कहाँ होगा? ये बहुत बड़ा जुल्म है, इट्स अ स्लर ऑन द फेस ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। दे शुड राइज टू द ओकेजन। जी, जुडिशियल एक्टिविज्म पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर अदालती प्रीमिसेस आपकी वो ही महफूज नहीं है,
पुलिस की मौजूदगी में तो सर फिर कहाँ पर लोग महफूज होंगे। अच्छा राना साहब वापस अपने मौजू पर आते हैं सर, यही बात बताएं कि नवाज शरीफ साहब क्या तैयार हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा पाकिस्तान आएंगे उनको अदालतों का सामना तो करना पड़ेगा, गिरफ्तारी भी उनकी मुतवक्के है। बेहतर आइडियल सिचुएशन क्या होगी मियाँ साहब, अगर उनको रिलीफ मिलता है डायरेक्ट आवाम के पास जाना चाहेंगे या फिर वो जहनी तौर पर तैयार हैं कि अगर गिरफ्तारी भी देनी पड़ती है तो वो आके गिरफ्तारी देंगे? देखो जी, लॉ का प्रोसेस पूरा अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले होता है कि जब बाहर से बंदा आता है तो वो एक पिटिशन आती है कोर्ट में फॉर इंटरिम बेल, जिसे प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। वो पेश होंगे अदालत में और अदालत फिर उनको आगे बेल देती है नहीं देती है, वो फिर अदालत में डिस्कस होगा। एक और सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट में कि मुझे बेल दी जाए, ये वजूहात है, मैं वॉलंटरीली वापस आया हूँ और मेरी कोई हेल्थ बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अवेलेबल हूँ। अगर मैं कोर्ट में पेश होने का इरादा ना रखता तो मैं क्यों आता? तो मैं इसी इंटेंशन से आया हूँ कि आई विल ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, आई एम अवेलेबल, जो डेट होगी उसमें मैं पेश होता रहूँगा। ये इसलिए ये मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये सिंप्लीफाई तो हो गया है, बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइए, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ कहाँ पर सीट एडजस्टमेंट आपकी हो सकती है? दूसरा, फजलुर रहमान साहब ही इज नॉट रेडी फॉर द इलेक्शंस, वो कह रहे हैं कि 1 साल मजीद डिले कर दिए जाएं। नहीं, जो परसों का स्टेटमेंट उन्होंने इलेक्शन के हक में दिया है, अगर वो अभी तो पीडीएम की मीटिंग नहीं हुई है पूरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिस मीटिंग की बात दुबई की जा रही है वो तो एक इनफॉर्मल सी बात थी, ना उसका कम्युनिके जारी हुआ, ना कोई खबर दी गई प्रेस को, इसलिए वो तो इनकन्क्लूसिव सी गुफ्तगू थी जो किसी भी 2 पार्टी लीडर्स की हो सकती है। अब इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग होगी पीडीएम की और सारे एलाइज की, और उसमें कंसेंसस के साथ ये फैसला होगा कि क्या किया जाएगा, इलेक्शन का मोड कैसा होगा, किस किस की सीट एडजस्टमेंट होगी, किस किस की नहीं होगी, इस पर वक्त लगेगा। सीट एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, आपको पता है 2008 में जब इलेक्शन हुआ था, मुस्लिम लीग थी और पीपल्स पार्टी थी, उनकी सीट एडजस्टमेंट की गई थी, उनकी गवर्नमेंट बनी थी, पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी और फेडरल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। हाँ जी, तो काफ़ी बड़ी अमेंडमेंट्स भी की गई, आपको याद है 18th अमेंडमेंट भी 2010 में उसी वजह से हुई थी कि इनका कंसेंसस था इन व्यू ऑफ दी बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि ये तासुर क्यों जा रहा है नून लीग बशमूल पीडीएम, जरदारी साहब के बयानात उनके वाज़ेह, उनके अलावा कि ये लोग इलेक्शंस में जाने से गुरेजा है, कतरा रहे हैं लोगों को फेस करने से, इलेक्शंस में जाने से, क्या ऐसा है तासुर, सही बात है ये? नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कैंडिडेटली कहा है कि इलेक्शन होगा, और ऊपर से मियां नवाज साहब ने भी यही इंस्ट्रक्शन दिए कि आप कैंपेन करें और इलेक्शन हम लड़ेंगे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड, आपने क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सेनेटर साहब, आपसे इजाज़त लेने से पहले एक अहम जो मामले की तरफ मैं आपकी भी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि पंजाब के अंदर जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो 4 रोज़ से धरना दिए बैठे हुए हैं। जो फेडरल की जानिब से अनाउंसमेंट किए गए थे, जो पे रोल के और जो बाकी तमाम सूबों के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और अभी तक किसी भी बंदे ने ना फेडरल से ना केयर टेकर सेटअप से उनसे बात तक नहीं की है। सर ये मामला आपके नोटिस में तो होगा? नहीं, मेरे नोटिस में है और इसको टेकअप भी किया गया है। मेरा ख्याल विद इन डे और 2 उनके साथ नेगोशिएशन होंगी और जो जस्टिसेबल होगा वो किया जाएगा। आपको याद होगा पिछली मीटिंग में आपने कहा था, फिर हमने टेकअप भी किया कि जो सोलर की इस वजह से 50 जो है ना जी 50,000 ट्यूबवेल्स के लिए सोलर सपोर्ट की बजट में रखी गई, सीड्स के लिए बड़ी रकम रखी गई, तो उस फायदा होता है जब ऐसी चीज़ें। राना साहब, इसीलिए तो हम आपसे डिस्कस करते हैं क्योंकि इस चीज़ के बाद आप उस चीज़ को वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मिजाक नहीं बनती, आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसका टेकअप करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, इंशाल्लाह अगला फॉलो अप भी लेंगे, आपसे रब्ता भी रखें। अभी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी है। एक चोर है जो कि बड़ा अच्छा तैराक भी है और उसने बालियां चोरी की हैं गालिबन। एक राह गुजरती औरत की उसने कान से बालियां नोची और उसके बाद जब उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स आ गए तो चोर ने कहा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ दौड़ लगा देता हूँ। जब उसने भागना शुरू किया तो उसके साथ पीछे ना इर्द गिर्द के लोगों ने भी भागना शुरू कर दिया उस चोर को पकड़ने के लिए। तो पास में थी नहर, साइड पर लोग मौजूद है, उसने नहर में लगाई छलांग।
तैराक चोर है जो कि मुसलसल 6 किलोमीटर तक स्विमिंग करता रहा है, लोगों की दौड़ें लगवा दी हैं, लोग सड़कों पर भाग भाग कर थक गए, लोग सड़कों पर भाग भाग कर थक गए, लेकिन चोर को उसके स्विमिंग करते हुए थकावट नहीं हुई। तो बड़ा प्रोफेशनल चोर है, पकड़ा गया नमक बोर्ड के आखिर पकड़ा तो गया, कहीं ना कहीं से तो निकलना था। चोर है, अब कोई मछली तो है नहीं जो तैरती तैरती नीचे से कहीं निकल जाएगी। बट आप ये देखें कि इस चोर की मैं कहता हूँ कि हिम्मत को दाद है। आपको स्विमिंग आती है? थोड़ी बहुत आती है। फिर आप चोर थोड़े बहुत बन सकते हैं। नहीं वो पकड़ा जाऊंगा ना स्विमिंग। अच्छा, लेकिन इसको पुलिस को चाहिए कि सजा के बाद ना इसको स्विमिंग के जो मुकाबले होते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे इसको भेजा जाए तो यकीन करें ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। चोरों का तो नाम नहीं रोशन कर सका, पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अब देखिए कि कितनी फनी सिचुएशन होगी कि लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, और वो बड़े आराम से स्विमिंग करता जा रहा है। तो ये चोर साहब जो है ना, अब इस पर मुझे लगता है कि जबरदस्त तैराक है। मैं तो इसकी सजा यही होनी चाहिए, इसकी सजा यही होनी चाहिए है। जो भी जुडिशल सिस्टम के आगे ये पेश होगा कि भाई तुमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद आगे जाके तुमने ट्रेनिंग, और इसको पाबंद करना चाहिए कि ये बच्चों को स्विमिंग सिखाएगा, चोरी नहीं सिखाएगा, स्विमिंग करना सिखाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कोई औरत सोने की बालियां पहन के गुजर रही हो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं व्यूअर्स, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी वो तमाम जो न्यूली पेरेंट्स बने हैं वो तो स्पेशली इस सेगमेंट को गौर से सुने, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मेडिकेटेड और वैसे जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनकी जो नींद होती है, अच्छा, वो बच्चों पर तो आएंगे, नौमौलूद बच्चों पर आएंगे, उससे पहले जो हमारा मोनोलॉग है ना, जो भारती है, वो जरा नाज़रीन से खबर देते हैं। मैं कहती हूं जाते हुए क्लोजिंग एंडिंग के साथ नहीं, स्टार्ट में करते हैं ना, जरा अच्छा लगेगा। बताएं जी। फिर भारत का शहर है अहमदाबाद, वहां पर एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है, शादी उनकी हुई है लव मैरिज, लेकिन उनका नाम भी है प्रेमचंद नाम है उनका। अब हुआ ये है कि ये जो प्रेमचंद है ना, जिसकी बीवी हैं, वो प्रेम भी करती हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बेरहम भी हैं, संग दिल भी हैं। वो उनकी शिकायत लगाती हैं। उन्होंने उनको 1 साल में 7 दफ़ा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, FIR करवाई है। 1 साल में नहीं, 2001 में उनकी शादी हुई थी। प्रॉब्लम्स उनके शुरू हुए 2014 में। 2014 से अब तक 2020-22 तक उन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ टाइम में 7 मरतबा उन्हें अरेस्ट करवाया है। और उससे भी अच्छी बात, उसके बाद फिर जब वो उनको जेल में भेज देती है ना, उसके बाद उनको रहम आ जाता है, मोहब्बत गालिब आ जाती है, खुद ही जेल भेजा और उसके बाद खुद ही उनकी जमानत करवाती हैं, और ये खेल मुसलसल चलता जा रहा है। 7 मरतबा अच्छा, मजे की बात है, वापस आकर वो फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं, फिर मामला खराब होता है, फिर अलग भी नहीं होते और थानों के चक्कर भी उनके लग रहे होते हैं। तो ये एक अनोखा कपल है। मसलन हम ये तो देखते हैं कि लड़ाई होती है, उसके बाद जेल जाते हैं, रफा दफा हो जाता है, मामला अलग हो जाते हैं, रहते भी इकट्ठे हैं, और पता नहीं शायद किस चीज़ का बदला ले रही हैं, इतनी संग दिल बीवी हैं, और फिर जेल भेज के उनको रहम भी आ जाता है। तो फिर 7 मरतबा जो उनके लिए जो पेपर्स हैं ना, जिसमें उन्होंने उनको रिलीफ दिया है, वो उसमें भी सिग्नेचर ज़मानत के भी वो उनकी मोहतरमा जो बेगम है वही करती हैं। तो ये है जी प्रेमचंद की कहानी। लेकिन हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान होती हैं कि छोटे बच्चे अगर सोते हैं तो बिल्कुल ही सोए रहते हैं, अगर उनकी नींद थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए ना, फिर तो वो उधम मचा देते हैं, रो रो के बुरा हाल कर देते हैं, पूरा घर सर पर उठा और फिर किसी को सोने नहीं देते हैं। और स्पेशली ये जो मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, इतना डिस्टर्बिंग मौसम है, बच्चों को जो है डायरिया है, वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसके बाद लूज मोशन, और उसकी वजह से वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन लेकर हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर मसूद अख्तर साहब जो कि माहिर इमराज़ अतफ़ाल हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे जो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, जिनको समझ कुछ नहीं आती, लेकिन वो बड़ों का दिमाग ख़राब कर देते हैं रो रो कर, उनकी नींद की डिस्टर्बेंस की बुनियादी वजह है क्या? देखिए, पहले तो ये समझना है हमें कि बच्चों की जो मेन एक्टिविटी है ना जी, वो तो खाना पीना और सोना है। यस, इसके अलावा और ना उन्हें कोई लैंग्वेज आती है। अच्छा, जो आप रोने की बात कर रहे हैं कि बच्चों की जो एक ही लैंग्वेज है रोना, वो रोना है। और रोने में वो सारी बातें कह देते हैं, वो प्यार भी बता देते हैं, तकलीफ ये भी बता देते हैं कि भूख लग रही है, वो बता देते हैं, बीमारी के हवाले से भी बहुत सारी बातें पेरेंट्स को पता लग जाती हैं।
और हैरत की बात यह है कि ये लैंग्वेज सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो उसकी माँ। यस वो इतना कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से रोने के दौरान कर लेते हैं कि उसे पता लग जाता है कि बच्चे का पैम्पर गीला है इसलिए उसको तकलीफ़ हो रही है, या इस वक्त भूख की शिद्दत हो रही है, या कोई बच्चा थोड़ा बीमार हो गया है, या उसको सांस की तकलीफ़ है। सो इसलिए बच्चों के अंदर ये थोड़े से मसाइल होते हैं कि हमें एक तरह से उनकी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन वो समझने पड़ते हैं। इसी तरह नींद का जो आपने बात की, बच्चा जब इनिशियल दिनों में होता है पैदाइश के फ़ौरन बाद, तो उसको ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे बच्चे सोते रहते हैं, और जैसे जैसे फिर इनकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो नींद का जो दौरानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और बच्चा एक्टिव। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पेरेंट्स की ये प्रैक्टिस भी देखते हैं, माएँ जो हैं बच्चा सो रहा होता है उसको फीड करवाने के लिए उसको उठाती हैं नींद से और उसको कहती हैं, उन्होंने टाइम रखा होता है कि इतने से इतने बजे इस बच्चे को फीड करवाना है। ये ठीक है अगर बच्चा सो रहा है और माँ कह रही है कि इसकी फीडिंग का टाइम हो गया तो उसको नींद से उठाती हैं और फिर उसको फीड करवाती हैं? देखें, जो 6 महीने के जो बच्चे हैं ना, वो एक्सक्लूसिव मदर फीड पे होता है। उसमें रफली तो हम कहते हैं कि 2 से 3 घंटे के बाद फीड करवानी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सोया हुआ गहरी नींद से बच्चे को उठा ले। उससे ऑटोमेटिकली 2-3 घंटे में एक दफ़ा जैसे उसको दूध की ज़रूरत होगी और भूख लगेगी, वो ख़ुद ब खुद एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और उसकी आंख खुल जाएगी। तो बेहतर तो ये होता है कि अगर बच्चा गहरी नींद सो रहा हो और वो रेस्टिंग फेज़ में होता है, और ये आप ये समझ लें कि बच्चे का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है ब्रेन की और फिज़िकल ग्रोथ नींद में नहीं, वो इसी ड्यूरेशन में हो रही होती है। जो पहले 6 महीने से 1 साल है कि बच्चा अगर 2.5 किलो का पैदा होता है तो 6 महीने में वो 5 का हो जाता है और 1 साल में वो 10 किलो का हो जाता है। तो वो जो रेस्ट में होता है बच्चा, बेसिकली वो उसके सारे ऑर्गन डेवलप कर रहे होते हैं, उसका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करता है बच्चा, और वो एनर्जी फिर आपकी ऑर्गन के बिल्डअप में लगाता है। सो इसलिए गैर ज़रूरी तौर पर वो उसको जगाना और खामखा उसकी नींद में मखल करना और उसको वो ऑटोमेटिकली उसका एक साइकिल अच्छा, है। ये भी तो है ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फीडिंग करवाते हैं, डब्बे के दूध खिलाते हैं, पिलाते हैं बच्चों को कि वो हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पैदा हुए तो बहुत कमज़ोर से थे, और फिर बार बार फीडिंग, बार बार खाना खिलाना कि जैसे वो सोमो कोई रेसलर हो जाएंगे कोई 1 साल के होने तक। मतलब उनको इतने हेल्दी बेबीज चाहिए होते हैं। नहीं देखिए, जब भी हम नेचर के साथ फाइट करेंगे ना तो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो नेचर ये कहती है कि बच्चे को जो आधे घंटे के बाद मदर फीड स्टार्ट करनी चाहिए। पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, और पानी की भी ज़रूरत नहीं होती उस बच्चे को। इसके अलावा आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे, चाहे वो डब्बे का दूध हो या वो पानी हो या कोई ग्राई वाटर देना शुरू कर देते हैं, तो जो भी चीज़ आप उसको देंगे वो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। और जहाँ तक दूसरे दूध का ताल्लुक है, वो कभी भी माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं हो सकते। बिल्कुल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जो इनिशियल डेज़ के अंदर जो आप ये समझ लें कि बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होनी होती है, दिफाई सलाहियत बढ़नी होती है, जो उसके अंदर डिफेंस पैदा होना होता है, जो माँ और बच्चे के अंदर बॉन्डिंग, एक अटैचमेंट डेवलप होनी होती है, उसका सबसे आसान तरीका होता है कि जब मदर फीड करती है तो उसके सारा जो प्रोटेक्शन का बच्चे को एहसास होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी बेहतर होती है। और ये भी देखा गया है कि जो भी बच्चे एक्सक्लूसिव मदर फीड पे हों, उनके अंदर ना सिर्फ सांस की बीमारियाँ कम होती हैं, डायरिया कम होता है, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बेहतर होता है। और आप देख लें, जैसे जैसे हम डिटोरेशन की तरफ आ रहे हैं, उस तरह के आइंस्टाइन भी नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शाहीन जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हो, सारे डब्बे के दूध हैं और डब्बे के दूध पे तो ना शाहीन होता है ना आइंस्टाइन होता है, वो सिर्फ फार्मी होता है। फार्मी बच्चों की सेहत होती है। तो ये ब्रायलर टाइप इंसान। अच्छा, एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने बोला कि जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू में डिफेंसिव सिस्टम बड़ा एक्टिव, और माँ के दूध का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। ये जो घुट्टी होती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है, कोई शहद खिला रहा होता है, कोई पेस्ट खजूर का कुछ केस के साथ, ये क्या खिलाना चाहिए न्यू बॉर्न बेबी को? देखिए, कुछ बातें हैं जो हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है, कुछ हैं जो इस्लामी रिवायात के अंदर आ जाती हैं, और कुछ बातें हैं जो साइंटिफिक बेसिस जो उसको सपोर्ट करती है। जहाँ तक मेडिकल साइंस का ताल्लुक है, तो मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि विद इन हाफ एन आवर आप मदर फीड स्टार्ट करें। राइट।
और एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव मदर फीड पे आप रखें 6 महीने तक। ओके। और सेमी सॉलिड बिल्कुल उसको ना दें। राइट। वो इसलिए कि जो इंटेस्टाइन्स हैं, जिसको आंतें कहते हैं, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होना है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दूध और बहुत लिक्विड चीज़ों के लिए बना होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, 6 महीने गुजरते हैं, तो फिर वो सेमी सॉलिड डाइजेस्ट करने के काबिल होता है। तो अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे पेस्ट देंगे, कुछ और सॉलिड चीज़ें देंगे, तो बच्चे को नुकसान होने का ख़तरा होता है। इसलिए, और ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि घुट्टी उस बंदे से दी जाए कि उसका वो ट्रांसफ़र हो चला जाए, जाएगा, चला जाएगा, उसके अंदर आते आ जाएगी। मैं आपको ये बताऊं कि ये कल्चर, ये सिर्फ कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसका कोई सोशल कल्चर, हमारी नॉर्म्स हैं कुछ ऐसी, वरना उसका हकीकत है तो वो जो उसके अंदर आते जानी है वो 2 तरह से जानी है। एक तो उसकी जेनेटिक्स, जिसका आधा हिस्सा उसके वालिद से आएगा, आधा उसकी वालदा से आएगा। बाज़ दफ़ा डोमिनेट पेरेंट्स फादर की तरफ डोमिनेट हो जाता है, कभी मदर की तरफ हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी आदत, उसकी बीमारियाँ, उसका इंटेलेक्ट, यहाँ तक कि फ्यूचर में वो कौन सी बीमारियों में मुब्तला होगा, ये भी उस जेनेटिक पैटर्न का हिस्सा हो जाता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कि मेरे ख्याल में बच्चा जो अडॉप्ट करता है, वो उसकी मदर की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्योंकि बाप तो मेरा ख्याल है दिन में 1-2 घंटे उसके साथ अटैच होता है, लेकिन वो दिन का ज़्यादा टाइम अपनी माँ के साथ होता है अटैच। तो जो क्वालिटीज़ उसकी माँ की हैं या उसकी नानी की हैं, एनवायरनमेंट के, हाँ, जो घर में वो रहने वाले नानी हैं और ना, उसके बाद माँ और उसके बाद उसका बेटा, वो भी उसमें आगे शिफ्ट होती है। ठीक है, बहुत घुट्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत घुट्टी का इससे कोई हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। वैसे जाते थे पूछना, आपको घुट्टी किसने दी थी? पापा ने। ठीक है जी नाज़रीन, उमूमन जो पेरेंट्स ने ये गुफ्तगू सुनी होगी और बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। अगर वो बच्चे सो रहे हैं तो उनकी नींद का ख्याल रखें, उनको नींद में खलल ना डालें। और दूसरा, फिर उनकी सेहत के हवाले से भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक, ओह सॉरी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। से भी 10 ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी आप लोगों का, मैं कहती हूँ, ये ऐसा वाक़या है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। एक अजान के लिए 22 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। 13 जुलाई 1931 में मकबूजा कश्मीर में हुआ कि जब अजान देने के लिए कश्मीरी जो मौज़न थे वो खड़े हुए, तो भारतीय फौजियों ने जाकर जो है उनको शहीद किया और अजान नहीं रुकी। डोगरा फौजी थे। और हुआ ये था कि ये जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई तो उन्होंने उस मौज़न को कि ये सदाएं, ये अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद ना हो, हवाओं में ये नारा, ये अजान ना गूंजे, उन्होंने उसको शहीद किया। लेकिन अब अजान आप नहीं ईमान देखें कि जहाँ पे वो उनके लफ्ज़ ख़त्म हुए अजान के, साथ ही दूसरे मुसलमान आगे हुए, उन्होंने उस अजान को वहाँ से शुरू किया, उन्होंने उनको भी गोलियों से शहीद किया। उसके साथ साथ ईमान और जज्बे की एक ऐसी दास्तान है कि जो आज भी 1931 के बाद, अब आप देखें कि 100 साल के करीब का अरसा गुजर चुका है, कि ये आज भी हम सबके ईमान ताज़ा करती है। अजान मुकम्मल हुई और इस अजान को, क्या खूबसूरत ये अजान होगी कि जिस अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 फर्जंदान इस्लाम, 22 इन ईमान के जांबाजों ने शहादत नोश की और आज भी इनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। आपको पता है कि जो आज़ादी की जंग थी वो यहीं से फिर शुरू हुई थी कि किस तरह से उन्होंने अजान की सदाएं बुलंद नहीं होने दी, और उसके बाद डोगरा फौज के खिलाफ जो आज़ादी की जंग थी वो फिर इसी से शुरू हुई और अभी आज तक चल रहा है। आप आज तक देखें कि 92 साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीरियों का वही जज्बा ईमानी है, वही उनकी इस्तकामत है। क्या इस्तकामत के कोहे गरां ये लोग पाए गए हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने, इन शोहदा ने अजान मुकम्मल करके अपनी जानों का नजराना पेश किया, और आज भी उन्हीं के वारिस, वही कश्मीरी, उन्हीं की नस्लें, उन्हीं की औलादें जो हैं पूरी इज्जत और इस्तकामत और बहादुरी के साथ भारत की मकबूजा जो फ़ौज है उसका मुकाबला कर रही है, उनके मजालिम को इस्तकामत और जुर्रत के साथ बर्दाश्त कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब आपको कुछ सयाहत की कुछ बात हो जाए, कश्मीर से ही बात करें, सयाहत की, टूरिज्म से रिलेटेड अगर बात करें तो सयाहत के लिए ख़वातीन अब आगे बढ़ रही हैं और एको जो हाइकिंग है 2023 इसका आगाज़ हो चुका है। अल्पाइन क्लब और MTBC के ताउन से इस हाइकिंग का आगाज़ हुआ है और इसमें यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के वो कौन से एरियाज़ है
जो इंतहाई खूबसूरत हैं, दिलकश हैं, जहाँ आप जाएंगे तो आपको हर चीज़ करने को तो मिलेगी, पूरा हर आज़ाद एक्टिविटी। कश्मीर ही, इसको ऐसे नहीं जन्नत की वादी कहा जाता है, ऐसे ही जन्नत की वादी नहीं किया जाता। एक एक चप्पा आज़ाद कश्मीर का इतना खूबसूरत है कि उससे आपको ऐसे महसूस होता है आप वाकई ही में किसी जन्नत में रह रहे हैं, किसी जन्नत का मंजर पेश कर रहा होता है। और 70 के करीब अफराद ने इस हाइकिंग में शिरकत की है। जी हाँ, और इसी पर बात करने के लिए इस्मा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़ुद भी टूरिस्ट हैं, व्लॉगर भी हैं। अस्मा, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइएगा कि क्या कमाल बात है ना कि अब लड़कियां भी इसी तरह बाहर निकल आई हैं और मुकाबले कर रही हैं, तो सतह समंदर से ये जो 11,000 फीट ऊंची है ये वादी, और इस तरह से रात गुजारना संगलाग पहाड़ों के दरमियान, उठेंगी तो सरसब्ज़ो शादाब आपको लहलहाती ग्रीनरी हर तरफ नज़र आएगी। कैसा महसूस कर रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है, और इस सफ़र का मेन ये सब कुछ करने का मकसद क्या था? थैंक यू वेरी मच फिज़ा कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो इतनी ज़्यादा हाइक की, मतलब एक दिन में 32 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जिनमें पीर पंजाल की रेंजेस थी, उनका बुनियादी मकसद ये था कि हम लोग टूरिज़म को कश्मीर के अंदर फ़रोग देना चाहते थे। एक्चुअली जो ये वाला प्रोग्राम था ये MTBC का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और इको हाइक ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये प्रोग्राम हमारे लिए और हम सब के लिए ही एक बहुत खुशाइन कदम था, और इनफैक्ट पूरे कश्मीर के लिए ही ये खुशाइन कदम था कि हम टूरिज़म को कैसे फ़रोग दे सकते हैं। और इनफैक्ट हम इस चीज़ में इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हम इकोसिस्टम को कैसे अच्छे से महफूज कर सकते हैं ताकि हमारी टूरिज़म से इकोसिस्टम मुतासर न हो। मीन इसीलिए इसका जो रखा गया है ऑर्गेनाइजर ने नेम, वो यही रखा है कि इको हाइक मीन इको फ्रेंडली, कि आप वहाँ पे जब भी जाते हैं तो आप वहाँ पे अपने इकोसिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं या उसको नुकसान पहुँचाए बगैर कैसे आप टूरिज़म को फ़रोग देना चाहते हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि हम टूरिज़म को फ़रोग देना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने ये रेंज पीर पंजाल की कवर की थी, ये रेंज बहुत कम लोगों ने कवर की थी, क्योंकि वो उसकी जो हाइट है वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे चलकर जाना। और हमने भी अपनी हाइक 2 दिन में कवर की थी। पहले दिन में हमने तकरीबन 12 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, और फिर मस्तान ढोक में जाके हमने स्टे किया था, और उसके बाद दूसरे दिन जो हमने सफ़र तय किया था वो तकरीबन हमारा जो था वो 15 से 16 किलोमीटर का हमारा सफ़र था। तो काफ़ी मुश्किल भी था हमारे लिए, ऑब्वियसली कुछ बहुत मुश्किल होगा। अस्मा, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ख़वातीन थी उनका रिस्पांस कैसा देखा आपने? ख़वातीन की दिलचस्पी की बात की जाए तो ख़वातीन चूँकि टूरिज़म में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात होती हैं वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ पे स्टे करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए, हाइक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किल हैं, चूँकि हमारी ख़वातीन जो हैं वो दूर इस्तेहसाल का शिकार हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वो घर के काम भी कर रही होती हैं और अपने बच्चों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर, तो वो इन सब को छोड़ के हाइक पे जाना और कुछ दिन बाहर स्टे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में अगर जैसे मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए उस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर वो मिलकर करें तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, जो अच्छा अस्मा, ये बताइएगा कि जो कश्मीर के लड़के और लड़कियां ने उठाया है कि वो जंगलात की बेदरे कटाई नहीं होने देंगे, और जो सयाह वहाँ पर मौजूद होते हैं वो इतना कचरा फेंक जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। तो कश्मीर के जो मकामी नौजवान लड़के लड़कियों हैं उन्होंने ये मिशन का बीड़ा उठाया है कि वो सफाई का ख्याल रखेंगे, ये जंगलात की कटाई नहीं होने देंगे। उनके इस मिशन को आप किस निगाह से देखती हैं? क्या वो इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, वजाहत आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये जो पूछा है कि कचरे के हवाले से, कि जब भी हमारे टूरिस्ट किसी ऐसी टूरिज़म वाली प्लेस पे जाते हैं या वहाँ पे अगर विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो जब वो वहाँ से वापस निकलते हैं तो पीछे आप देखें कि वो अपने निशान छोड़ जाते हैं। निशान वो इस सूरत में नहीं छोड़ जाते कि वो अपने लिए कोई काम कर जाते हैं, बल्कि इस सूरत में छोड़ जाते हैं कि वहाँ पर जो उन्होंने खाया पिया होता है वो कचरा, वो रैपर्स वो वहाँ पर ही फैला के चले जाते हैं। इसकी 2
रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि हमारा जो टूरिज़्म की प्लेसेस है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वहाँ डस्टबिन लगे हुए हों या वहाँ पे प्रॉपर कोई वेस्ट मैनेजमेंट की कोई सिस्टम हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कचरा फेंकना मतलब आवाम एक आम बात समझती है कि ठीक है यहाँ पे पहाड़ हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से कचरा चला जाएगा, उड़ जाएगा हवा के साथ या बारिश के साथ बह जाएगा, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर या कश्मीर की किसी भी जगह के अंदर इस टाइम ये जो इशू है ये सबसे बड़ा है। क्योंकि अभी नीलफरी के मकाम पर भी अगर आप फेस्टिवल को देख लें तो जब फेस्टिवल होने के बाद वहाँ पे सब लोग जो अपना खाने पीने का सामान लेकर गए थे वहाँ छोड़ कर चले गए। वो अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो फेस्टिवल की थी उन लोगों ने वहाँ से वो क्लीनिंग कर दी, वहाँ पे कुछ भी नहीं रैपर वगैरह छोड़े, अच्छे से कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि जितने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं उन टूरिस्ट को खुद ये बात नॉलेज में होनी चाहिए कि हम लोग इको फ्रेंडली टूरिज्म कैसे कर सकते हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए। आसमा ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग हैं पाकिस्तान में वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के बजाय गिलगित बल्तिस्तान ऐसे एरियाज़ का रुख करें, ऐसा क्यों है? जी फिज़ा, इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहले रीज़न तो ये है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोड्स भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी है और लोगों को इतना ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ता और थोड़ी बहुत कश्मीर की निस्बत वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और इनफैक्ट नाहरान में भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, होटल्स अच्छे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट अच्छे बने हुए हैं, रेस्ट हाउस अच्छे बने हुए हैं, लोगों के रहने की प्लेसेस अच्छी बनी हुई हैं। तो इसलिए लोग ऐसी जगहों को तरजीह देते हैं जहाँ पर उनको विज़िट के साथ साथ कुछ अच्छा मिल जाए, जहाँ पे वो इंजॉय भी कर सकें। दैट्स वाई लोग ज़्यादा उन जगहों पे जाने को तरजीह देते हैं। और इसकी एक और रीज़न ये भी है कि चूँकि कश्मीर की बहुत सारी जगहें जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी या जितनी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आ सकी। अच्छा आसमा, ये बताइएगा कि क्या सजेशंस आप देना चाहेंगी कि किस तरीके से आज़ाद कश्मीर का जो माहौल है उसको बेहतर किया जा सकता है, टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है? आज़ाद कश्मीर का माहौल मुझे ये लगता है कि काफ़ी महफूज है। पहली बात तो ये है कि काफ़ी महफूज है। अब दूसरी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर का माहौल बहुत डेंजरस भी है। अब हमने इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर बहुत कहीं से टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ पे रहते हैं तो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं, क्योंकि मेहमान नवाज़ी हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो बहुत ही मेहमान नवाज़ी हैं। अगर आप किसी के घर भी चले जाते हैं अपना कैंप छोड़ के तो वो आपको दरवाजे से बाहर नहीं भेजेगा कि हम आपको नहीं जानते, आप यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि वो आपको वेलकम करेंगे और आपको खाना भी देंगे, आपको रहने की जगह भी देंगे और आपको अच्छी कंपनी भी देंगे। तो कश्मीर की ये अच्छी बात है कि वो आपको अपना समझकर बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम कश्मीर का जो मसला है सबसे बड़ा वो है रोड्स का मसला, जो पहले मैं कह चुकी हूँ कि रोड्स का इतना ज़्यादा इशू है कि अगर राइट। अच्छा आसमा, मुझे ये बताइए कि कश्मीर के अंदर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि आप फैमिलीज़ को रिकमेंड करना चाहेंगे कि इनको ज़रूर विजिट करें? वैसे आज़ाद कश्मीर तो पूरा ही बेहतरीन है। मतलब आपको कोई जगह सेलेक्ट नहीं कर सकते आप कि ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही खूबसूरत है। एक के बाद जब आप दूसरी जगह पे जाएंगे और आपको वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ भी कोई जगह हम सेलेक्ट नहीं कर सकते जहाँ पे आप आएँ। बस हर उस जगह पे आप जाएं जहाँ पे आपको कोई नाम सुनने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं जो अभी रिसेंटली ही लोग वहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नए हैं और आप नई जगहों पे जाते हैं तो आई थिंक आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। सो आप उन्हीं जगहों पे जाएं अगर आते भी हैं जहाँ पे पहले एक बार लोग विजिट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसकीनन। जो नए लोग हैं जो जाना चाहते हैं, मैं तो खुद उनको ये कहूँगा कि एक दफ़ा आप कश्मीर का नज़ारा लाजमी करें।